चलिए भाई, हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने जो कल वाली क्लास ली थी, हमने कल वाली क्लास के अंदर ग्रुप फ्रेंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस करना शुरू किया था। और कल हमने ग्रुप फ्रेंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हमने ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था एटॉमिक रेडियस को, और हमने डिटेल के अंदर पढ़ा था न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। क्या कुछ एटॉमिक रेडियस या न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ भी आपके जहन में है अभी मौजूद, या भूल चुका? क्योंकि उसके ऊपर ही पूरे आयोनिक रेडियस और बाकी जितने भी ग्रुप फ्रेंड्स हैं सब उसी के ऊपर समझ आएंगे। अगर वो समझ में नहीं आया होगा तो फिर ये वाली चीज़ें भी समझ में नहीं आएंगी। अब उसको बोला अमाद, यार फोकस यार प्लीज। अमाद, आप ना लावाजा मेरे को अभी तंग नहीं करो। देखो, एटॉमिक रेडियस और न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम समझने की कोशिश करते हैं वापसी। एटॉमिक रेडियस क्या चीज़ है? एटॉमिक रेडियस होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। ये हमने कल वाली क्लास के अंदर डिस्कस किया था, लेकिन दोबारा समझा देता हूँ। देखो, अगर हम ग्रुप 1A के एलिमेंट्स की बात करते हैं या ग्रुप 2A के एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स में पहला एलिमेंट है लिथियम, फिर है सोडियम, फिर है पोटेशियम, फिर है रुबीडियम, फिर सीजियम और फ्रेंशियम। सही, ये ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं। जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1A के एलिमेंट्स में लिथियम के पास टोटल होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, और 3 इलेक्ट्रॉन में पहला शेल के अंदर लिथियम के पास होता है 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकंड शेल के अंदर लिथियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। टोटल कितने शेल हुए लिथियम के पास? लिथियम के पास टोटल 2 शेल्स हुए। अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम के पास होता है टोटल 3 शेल्स। कैसे कि सोडियम के पास टोटल होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल के अंदर होता है 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे शेल में 8, और आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसी तरह से पोटेशियम की अगर मैं बात करूँगा तो पोटेशियम के पास टोटल 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले शेल के अंदर कितने हो गए? पहले शेल के अंदर कितने हो गए? पहले शेल के अंदर उसके पास होगा 2, फिर उसके बाद हो गए 8, फिर 8 के बाद कितने हो गए? 8 दोबारा, फिर उसके बाद 1। शाबाश। अब देखो, पोटेशियम के पास होगा टोटल 19 इलेक्ट्रॉन। यानी कि अब हम एक चीज़ देखना चाहते हैं, वो चीज़ ये है कि एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है। लिथियम के पास टोटल है 2 शेल, और सोडियम के पास टोटल है 3 शेल, और पोटेशियम के पास है टोटल 4 शेल। इसी तरह रुबीडियम के पास हो जाएंगे 5 शेल, सीजियम के पास 6 शेल, और फ्रेंशियम के पास 7 शेल। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है ऊपर से नीचे, फ्रॉम टॉप टू द बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। यहाँ पर बस यही चीज़ लिखनी है, एटॉमिक रेडियस जो होता है वो इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस टॉप टू द बॉटम। अब अगर मैं इसका कंपैरिजन करने की कोशिश करता हूँ ग्रुप 2A के एलिमेंट्स के साथ में, लेकिन पहले एक काम करते हैं, ग्रुप 2A के एलिमेंट्स का भी टॉप टू बॉटम बात कर लेते हैं। ग्रुप 2A के अंदर एलिमेंट्स में अगर हम देखें तो एक एलिमेंट है बेरिलियम, फिर एलिमेंट है कौन सा? मैग्नीशियम, और उसके बाद है कैल्शियम, और कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये हमारे पास ग्रुप 2A के कुछ एलिमेंट्स है, सही है। अब देखो, यहाँ पर बेरिलियम के पास होता है टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद दूसरे शेल के अंदर दोबारा 2 इलेक्ट्रॉन। शेल इसके पास 2 ही हैं। अगर मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम के पास टोटल कितने हो जाएंगे? मैग्नीशियम के पास 3 शेल हो जाएंगे, और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो होती है 12। यानी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और फिर तीसरे शेल के अंदर इसके पास होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और कैल्शियम के पास टोटल होते हैं 20 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन्स। तो उसके पास टोटल शेल्स की तादाद कितनी हो जाएगी? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे शेल के अंदर इसके पास हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, फिर दोबारा से 8 इलेक्ट्रॉन, और फिर दोबारा से 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, ये मुझे अब आपको इसलिए समझाना है कि हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि टॉप टू बॉटम पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने की वजह क्या है? एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह क्या है? कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। यहाँ पर एटॉमिक रेडियस कैसे इंक्रीज हो रहा है? देखो, न्यूक्लियस से वैलेंस शेल तक का डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस कहलाता है। इस तरह सोडियम न्यूक्लियस से लेके वैलेंस शेल तक का डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। दोबारा पोटेशियम से लेके वैलेंस शेल तक का डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। शायद ये लाइन से आपको शायद ना पता लगे एग्जैक्टली, लेकिन आप समझ लो कि भाई शेल नंबर ऑफ शेल्स की तादाद बढ़ेगी तो एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा। सेम काम यहाँ पर होगा। अब मुझे ये देखना है कि लेफ्ट टू राइट में क्या होगा। टॉप टू बॉटम में तो समझ में आ गया ना हमें लेफ्ट टू राइट का समझना है। लेफ्ट टू राइट का ये है कि भाई देखो, लिथियम का कंपैरिजन बेरिलियम से कर रहा हूँ,
सोडियम का कंपैरिजन मैग्नीशियम से, पोटेशियम का कंपैरिजन कैल्शियम से, इस तरह से सो ऑन। ठीक है, देखो अगर हम लिथियम की बात करते हैं तो हमें इसके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मालूम करने पड़ेगी। कल हमने नेट चार्ज निकालने का एक तरीका इख्तियार किया था। नेट चार्ज हमने कैसे निकाला था न्यूक्लियस के ऊपर, कि हमने बोला भाई टोटल प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स लो टोटल, और प्रोटॉन्स में से माइनस कर दो किस चीज़ को, कोर इलेक्ट्रॉन्स को। अब देखो प्रोटॉन्स टोटल कितने हैं, प्रोटॉन्स है टोटल 3, और कोर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बैलेंस। देखो कोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के, तो यहाँ पे कोर इलेक्ट्रॉन्स है 2। अब हमने 3 - 2 कर लिया, कितना आ गया प्लस का 1, यानी कि इसके न्यूक्लियस के ऊपर +1 का चार्ज है। सोडियम के ऊपर अगेन आते, सोडियम के ऊपर कैसे निकालूंगा नेट चार्ज, नेट चार्ज कैसे निकालूंगा, टोटल प्रोटॉन इसके पास हो जाएंगे 11, टोटल प्रोटॉन्स इसके पास होंगे 11, लेकिन इसके पास कोर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कोर इलेक्ट्रॉन इसके पास 10, तो 11 - 10 कितना हो जाएगा +1। इसके ऊपर भी निकालूंगा तो इसके ऊपर भी +1 आएगा। टोटल प्रोटॉन है 19 और कोर इलेक्ट्रॉन है 18, तो नेट चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा +1 जो कि न्यूक्लियस के ऊपर मौजूद है। अब इसी तरह से हम यहाँ पर जब निकालेंगे प्रोटॉन्स माइनस कोर इलेक्ट्रॉन करके, प्रोटॉन्स माइनस कोर इलेक्ट्रॉन्स करके, तो बेरिलियम के पास टोटल प्रोटॉन कितने हैं 4 प्रोटॉन, कोर इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2, तो 4 - 2 कितना हो गया +2। सिमिलरली यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पे भी +2 आएगा, यहाँ पे भी +2 आएगा। हमें एक बात पता लग गई कि जो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 2A के एलिमेंट्स के ऊपर नेट चार्ज होता है +2, ग्रुप 2A के एलिमेंट्स के ऊपर नेट चार्ज है +2। तो एक बात बताओ, ये जो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हैं इसके न्यूक्लियस पे ताकत ज्यादा है, ये ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएगा। तो अब एक बार बताओ, जब ये ज्यादा ताकत से अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच पाएगा तो इसका साइज कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, इसका साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका साइज कम हो जाएगा किसके मुकाबले में, लिथियम के मुकाबले में। जैसे बेरिलियम का साइज जो है वो लिथियम के मुकाबले में कम हो जाएगा, ग्रुप 2A के एलिमेंट्स का साइज 1A के मुकाबले में कम हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। जैसे कि लिथियम का साइज जो होगा वो बढ़ जाएगा, लिथियम का साइज इसलिए बड़ा होगा क्योंकि लिथियम का न्यूक्लियस +1 की ताकत से अपने इलेक्ट्रॉन को खींच पा रहा है। जब लिथियम का न्यूक्लियस +1 की ताकत से खींच रहा है तो उसकी ताकत कम है, वो इतनी ज्यादा ताकत से अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच नहीं पा रहा। इसकी वजह से लिथियम का साइज जो होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा और बेरिलियम का साइज थोड़ा क्या होगा, थोड़ा सा छोटा होगा। ये तो हमने जो कल की क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था। सिमिलरली सोडियम का जो साइज होगा, सोडियम का साइज बड़ा होगा और मैग्नीशियम का साइज क्या होगा उसके मुकाबले में छोटा होगा। बात समझ आ रही मेरी क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। मैग्नीशियम +2 की ताकत से, मैग्नीशियम का न्यूक्लियस +2 की ताकत से अपने इलेक्ट्रॉन्स को, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है अपनी तरफ। दैट्स व्हाई मैग्नीशियम का साइज छोटा हो रहा है, श्रिंक हो रहा है मैग्नीशियम, और सोडियम का साइज बड़ा है क्योंकि सोडियम +1 की ताकत से अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। अब देखो ये जो सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी है ना, अब इसको आयोनिक रेडियाई के ऊपर अप्लाई करेंगे। आयोनिक रेडियाई क्या होता है, आयोनिक रेडियाई होता है कि एक आयन का रेडियस हम लोग निकालते हैं। अब कैटाइन हो या एनाइन हो इससे फर्क नहीं पड़ता, बस होता ये कि कैटाइन का जो साइज होता है वो छोटा हो जाता है, एनाइन का साइज होता है वो बड़ा हो जाता है। लेकिन ये है क्या, ये समझते हैं। आयोनिक रेडियस ये है, सुनो बेटा, आयोनिक रेडियस ये है द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन टू द वैलेंस शेल इज कॉल्ड आयोनिक रेडियाई। यानी कि एक आयन है, उस आयन के न्यूक्लियस से उसके वैलेंस शेल तक का जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा आयोनिक रेडियस। अब एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये लिथियम जो है, लिथियम यहाँ पर चाहता है कि इसके वैलेंस शेल में मान लो 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, आ सकते क्या? लिथियम के पास ये जो सेकंड शेल है, सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम चाह रहा है कि उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, आ सकता है? तो लिथियम क्या करता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, वो चाहता है कि उसको चलो डुप्लेट ही कंप्लीट हो जाए, ऑक्टेट पूरा नहीं हो पा रहा, क्या कंप्लीट हो जाए, डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। तो लिथियम क्या करता है, लिथियम अपना एक ये वाला इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसको भी क्या कर देता है, लॉस कर देगा। जब लिथियम अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो लिथियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, यहाँ पे फोकस रखना बिल्कुल। लिथियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर देगा, आखिरी शेल वाला प्लस का चार्ज आ जाएगा। तो लिथियम का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो लिथियम का न्यूक्लियस है, लिथियम के न्यूक्लियस से उसके एटॉमिक रेडियस तक, उसके वैलेंस शेल तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, उसका
एटॉमिक रेडियस नहीं, सॉरी, क्या कहलाएगा वो उसका, आयोनिक रेडियस, क्योंकि ये अब कैटाइन बन चुका है। जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके कैटाइन बना लेते हैं, सही है। अब इसी तरह से मैं एग्जांपल की बात करूं, अगर सोडियम की एग्जांपल की बात करूं अगर, तो सोडियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। उसके आखिरी शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन। क्या सोडियम अपने आखिरी शेल को कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन छीन सकता है? सोडियम आखिरी शेल को कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन नहीं छीन सकता। तो सोडियम क्या करेगा, अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन भी लूज कर देगा। तो सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा कि उसके दूसरे शेल के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। यहाँ पर बेटा फोकस रखना भी प्लीज। यहाँ पर जो सोडियम है इसके पहले शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, और सोडियम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? प्लस का चार्ज आ रहा है। सोडियम के ऊपर प्लस का चार्ज आ रहा है। अभी मेरी बात का जवाब देना आपने ट्रेंड समझाना है। इसके बाद मैं एग्जाम्पल के तौर पर पोटेशियम की और फर्दर बात कर रहा हूँ। तो देखो जो पोटेशियम है, पोटेशियम के पास टोटल 19 इलेक्ट्रॉन थे, 4 शेल थे। पोटेशियम ने भी अपना आखिरी शेल का जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसको भी क्या कर दिया, लूज कर दिया। अब पोटेशियम के पास टोटल 3 शेल्स है और 18 इलेक्ट्रॉन है। पोटेशियम के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पोटेशियम के ऊपर होगा +1 का चार्ज। अगेन यहाँ पे पोटेशियम का आयन बन गया, पोटेशियम का कैटाइन बन चुका है। अब मुझे आप एक बार बताओ, ऊपर से नीचे आते हुए अगेन आयोनिक रेडियस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? स्टिल आयोनिक रेडियस बढ़ रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने के बावजूद भी अगर टॉप टू बॉटम देखा जाए तो आयोनिक रेडियस स्टिल बढ़ रहा है ट्रेंड के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टॉप टू बॉटम आयोनिक रेडियस इंक्रीजेस। क्या वजह है आयोनिक रेडियस के बढ़ने की? आयोनिक रेडियाई इंक्रीजेस क्या वजह है उसकी? बिकॉज क्या चीज इंक्रीज हो रहा है? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। वो क्यों इंक्रीज हो रहा है? वजह नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहा है, सही ना? बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस या नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजिंग। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से आयोनिक रेडियाई क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और कोई वजह नहीं है, बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस सिंपल सी वजह है नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा आयोनिक रेडियाई बढ़ रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की भी बात करूँ और उसके बाद हम लेफ्ट टू राइट का कंपैरिजन करें तो क्या आप बता पाओगे? देखो मैं बेरिलियम की बात करता हूँ। यहाँ पे बेरिलियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम ने अपने आखिरी शेल के 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए क्योंकि वो ऑक्टेट को कंप्लीट कर नहीं पा रहा। तो 4 है तो उसका चलो डुप्लेट कंप्लीट हो गया। तो बेरिलियम के ऊपर आ गया +2 का चार्ज और उसके आखिरी शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब पहले शेल में 2 बच गए और आखिरी शेल के 2 जो थे वो उसने रिलीज कर दिया ना। वो इसलिए क्योंकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पा रहा, यानी कि वो चाह रहे कि आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब इसके पास 2 हैं, दो के साथ वो 6 इलेक्ट्रॉन छीन नहीं सकता, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, वो अब कर नहीं पा रहा। तो उसने बोला कि किसी तरीके से वो अपना ऑक्टेट नहीं कंप्लीट कर पा रहा तो चलो डुप्लेट कंप्लीट कर ले। 2 रूल्स होते हैं। अब ये डुप्लेट कंप्लीट करने के चक्कर में उसने क्या करा, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो आयन की हो जाएगी, एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहेगी वो। अच्छा देखो यहाँ पर मैग्नीशियम से चलो समझाता हूँ। मैग्नीशियम के पास आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो 2 + 6 8 हो जाएगा अगर उसने अपने आप को स्टेबल करना था। देखें ऑक्टेट रूल के हिसाब से इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन और होने चाहिए, लेकिन क्या ये छीन सकते 6 इलेक्ट्रॉन? ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ 6 इलेक्ट्रॉन नहीं छीन सकता। तो ये क्या करेगा, सोचेगा चलो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन भी क्या कर देता हूँ, मैं लॉस कर देता हूँ। जो मेरा अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है उसके पास 8 है, तो मेरा वैलेंस शेल जो होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। मैं ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लूँगा। यानी कि इस तरीके से कि मैग्नीशियम के पास टोटल है 12 इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नीशियम ने पहले शेल में रखे 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में कितने रखे? 8 इलेक्ट्रॉन रखे। 2 और 8 कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। जब 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो इसके आयन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? +2 का चार्ज आ जाएगा, सही है। यहाँ पर बात कर लेते हैं फिलहाल कैल्शियम की। और देखो कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन था, उसने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन है। और कैल्शियम के ऊपर भी कौन सा चार्ज है? कैल्शियम के ऊपर +2 का चार्ज है। कैल्शियम के ऊपर +2 का चार्ज है। यहाँ पे कैल्शियम का भी
एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है, मतलब आयनिक रेडियस जो है वो कम है एटॉमिक रेडियस से। अगर टॉप टू बॉटम देखें, टॉप टू बॉटम में अगेन यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहा है, तो आयनिक रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टॉप टू बॉटम पे तो ये वाली बात बिल्कुल परफेक्ट है, चाहे इसके लिए हो चाहे इसके लिए हो। अब आते हैं जरा लेफ्ट टू राइट पे बात करते हैं। लेफ्ट टू राइट पे एक बार बताओ, यहाँ से यहाँ पर ये आयनिक रेडियस सेम है, या आयनिक रेडियस सेम है, या आयनिक रेडियस सेम है या कम ज्यादा? ये +1 है, ये +2 है। क्या क्या मतलब कहना क्या चाह रहे हो इस बात से? इससे क्या होगा? इस हाँ, चार्ज में बता रहा था, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? बताओ तो सही। सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो वही पूछ रहा कि क्या फर्क पड़ेगा चार्ज ज्यादा होने की वजह से, न्यूक्लियस पे चार्ज ज्यादा होने की वजह से साइज इसका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। देखो यहाँ पर चार्ज ज्यादा है, यहाँ पे +2 का चार्ज है, यहाँ पर +2 का चार्ज है, और हमें ये भी पता है बेरिलियम की न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिथियम। यही चीज हमने पहले डिस्कस करी थी। तो बेरिलियम क्या करेगा, अपने इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा क्या कर लेगा, श्रिंक कर लेगा, जिसकी वजह से बेरिलियम के आयन का साइज छोटा हो जाएगा, और लिथियम के आयन का साइज बेरिलियम के मुकाबले में बड़ा रहेगा, क्योंकि लिथियम +1 की ताकत से अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और बेरिलियम +2 की ताकत से अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिथियम का साइज, एटॉमिक रेडियस, इसका जो साइज होगा वो आयनिक रेडियस होगा वो इसका बड़ा होगा, बेरिलियम का छोटा होगा, क्योंकि इसके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। सिमिलरली सोडियम के ऊपर, इसके न्यूक्लियस के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है +1, और यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितनी है, +2। तो ये +2 की ताकत से अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये भी श्रिंक हो जाएगा। ये +1 की ताकत से अपने इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये इतना ज्यादा श्रिंक नहीं होगा। यानी सोडियम का साइज मैग्नीशियम, सोडियम के आयन का साइज मैग्नीशियम के आयन के साइज के मुकाबले में बड़ा रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पर ये गोल्डन रूल लिख लेता हूँ भाई, कि लेफ्ट टू राइट में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट में बताना भाई, लेफ्ट टू राइट में बता दो यार, लेफ्ट टू राइट में क्या होगा? लेफ्ट टू राइट में आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट में डिक्रीज हो रहा है, आयनिक रेडियाई डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि क्या चीज इंक्रीज हो रही है? बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन on valence electrons, on valence electron is increasing। क्या ये मेरी बात यहाँ तक समझ में आई है? ऊपर ऊपर चली गई भाई, ये सब सही चल रहा, बस सही है। अब देखो, अब हमने ये आयनिक रेडियाई को बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग एक सवाल की तरफ आ रहे हैं। वो सवाल है कि कैटाइन सोडियम का छोटा होता है सोडियम के एटम से, वजह। पहले तो आप ये समझ लो कि सोडियम का कैटाइन कौन सा है। सोडियम का कैटाइन ये है, सोडियम का कैटाइन, यानी सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया। ये सोडियम का कैटाइन है। कैटाइन मतलब ऐसा आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। एनाइन एक ऐसा आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब देखो यहाँ पर ये जो सोडियम है, सोडियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो उसके पास इसका साइज बड़ा है, और इसके ऊपर +1 का चार्ज, इसका साइज छोटा है। क्या वजह है? सिंपल सामने की वजह है। यहाँ पर मुझे सवाल है ना कि कैटाइन सोडियम का छोटा है और सोडियम का एटम जो है वो साइज में बड़ा है। इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया ना, तो इसीलिए इसका साइज छोटा हो गया। सिंपल सी बात है। इसके पास 2 शेल बचे और उसके पास 3 शेल बचे। 3 शेल की लॉस तो सबने किया है। ये भाई यही तो रीजन लिखना है यहाँ पर सब कुछ। यहाँ पर सोडियम का जो एटम है बेटा, यहाँ पर हमने क्या लिखना है, सोडियम का जो एटम है उसका साइज बड़ा है। आप ना सबकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर वो सिर्फ सोडियम की बात कर रहे हैं। अगर वो क्वेश्चन के अंदर पोटेशियम की बात करते तो आप सिर्फ पोटेशियम की बात करते हैं। अगर वो एक जनरलाइज फॉर्म में बात करते तो हम जनरलाइज फॉर्म में बात करते हैं। अभी उन्होंने बात सिर्फ सोडियम की करी है, तो हम सिर्फ सोडियम से कंपैरिजन कर रहे हैं, बाकी सब कुछ हो रहा है। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सोडियम का जो एटम है उसके पास 3 शेल्स है। उसने अपना कोई इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं किया, इसीलिए इसका साइज बड़ा है। और जो सोडियम का एटम है, सोडियम का जो आयन है कैटाइन, उसने इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर दिया और
इसी वजह से उसका साइज भी क्या हो गया, छोटा हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं बचा, सोडियम हैज 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड 3 shells, while सोडियम का कैटाइन Na+ आइन हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स इन 2 shells, i.e. sodium atom has more number of shells than Na+ ion. That's why size of Na+ ion, size of sodium atom is greater than Na+ ion. बेटा ये आप लोगों को ये बात समझ में आ गई ना, कोई मुश्किल बात तो नहीं है, बहुत कोई रॉकेट साइंस वाली बात तो नहीं करी कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 3 शेल है, और Na+ आयन के पास है वो 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 शेल है। इसी वजह से Na+ आयन का साइज छोटा है और इसका साइज जो है वो बड़ा है, और कोई चीज़ नहीं लिखी। बस आप ये करना कि पूरा रीजन लिखने के बाद आप इनकी डायग्राम जरूर बना देना, यानी कि इसके नीचे आपने सोडियम एटम की डायग्राम बना दी और Na+ आयन की डायग्राम बना दी, ताकि आप कंपैरिजन दिखा सको। ठीक है, अब आते हैं जरा हमारा एक और ग्रुप ट्रेंड है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसको समझने के लिए हम आते हैं। देखो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या चीज़ है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ये होता है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करना। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ये होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ये है कि आपने किसी भी एटम के आखिरी शेल से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, किसी भी एटम के आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है और गैसियस स्टेट में बाहर निकालना है, और उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो एनर्जी कहलाएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या वो एनर्जी कहलाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी। समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो लेट से अगर मैं सोडियम की बात करता हूँ, सोडियम आपको क्या लग रहा है, सोडियम इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है? सोडियम इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर रहा। सपोज करो सोडियम से इलेक्ट्रॉन लॉस करवाना है, सोडियम है फिलहाल सॉलिड फॉर्म में। एक तरीका तो ये है कि हम सोडियम को उठा के पानी के अंदर डिसॉल्व कर लें। जब सोडियम को पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो खुद ब खुद सोडियम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, लेकिन हम लोग सोडियम को पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं करना, वैसे ही बताओ। तो वैसे का तरीका है, सोडियम सॉलिड फॉर्म में, हमें सोडियम को हीट करना पड़ेगा, उस वक्त तक हीट करना पड़ेगा कि सोडियम किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। फिर लिक्विड से और फर्दर हीट करना पड़ेगा कि वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाए, गैस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए हीट करने के बाद। और फिर गैसियस फॉर्म में आने के बाद फिर जब हम फर्दर हीट करेंगे तो होगा क्या कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी गेन करने की वजह से अपने शेल्स, अपने न्यूक्लियस से बहुत दूर हो जाएगा और फिर वो बाहर निकल जाएगा। तो फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्केप कर जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, यहाँ से स्केप कर जाएगा। दोबारा समझना किस तरह से इलेक्ट्रॉन स्केप करें कि सोडियम पहले सॉलिड फॉर्म में, हमने इसको कोई एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं किया, पानी के अंदर इसको कोई डिसॉल्व नहीं किया, हमने सोडियम को सीधा हीट किया। सॉलिड से वो पहले लिक्विड में गया, फिर लिक्विड से गैस में गया, फिर गैसियस फॉर्म में पहुंचने के बाद और ज़्यादा हीटअप होने के बाद उसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। देखो उसने जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया तो क्या इतनी आसानी से रिलीज किया या हमें कुछ करना पड़ा, हमें उसको हीट करना पड़ा। जब हम हीट कर रहे हैं तो होता क्या है कि सोडियम की थर्मल एनर्जी या सोडियम की जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ती जा रही है, उसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी गेन करते जा रहे हैं। आप बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, एनर्जी को गेन कर रहे हैं। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है कि इतनी एनर्जी, वो एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड है इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से गैसियस फेज के अंदर, गैसियस स्टेट के अंदर, वो एनर्जी क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। नहीं आई बात समझ में शायद, चलो दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर सोडियम ऐसे ही सॉलिड फॉर्म में फौरन से इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता। सोडियम का जो सॉलिड फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा वो थोड़ा टाइटली पैक्ड होगा, सोडियम के न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होगा, इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करेगा सोडियम। हम उसको हीट करेंगे तो हम उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर दोबारा उसको और एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते जा रहे हैं जब तक कि वो गैसियस स्टेट में नहीं पहुंची। और गैसियस स्टेट में पहुंचने के बाद और ज़्यादा एनर्जी गेन करने के बाद उसने फिर इलेक्ट्रॉन को जाके क्या कर दिया,
आखिर में रिलीज कर दिया, तो जो एनर्जी लग गई है यहाँ पर और यहाँ पर, ये जो टोटल एनर्जी लग गई है इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम से, ये एनर्जी कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी, या इसको क्या कहा जाता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब देखो मुझे बताना है कि ऊपर टॉप टू बॉटम पे आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या किरदार होगा और लेफ्ट टू राइट में आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या किरदार होगा, कब बढ़ेगी और कब कम होगी, ये हमने समझना है। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिथियम की बात करूँ, लिथियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, अगेन लिथियम के पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, और सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 3 शेल्स है सोडियम के पास। पोटेशियम के पास टोटल कितने शेल्स हैं, पोटेशियम के पास टोटल 4 शेल्स हैं। ठीक है, अब देखो शायद मैं आपको ये आसानी से समझा पाऊँ बेटा, 2 मिनट समझना। एक बात बताओ, लिथियम के पास शेल्स कम है, लिथियम के पास शेल्स कम है, लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यार ध्यान से समझना, लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिथियम के न्यूक्लियस के करीब है या दूर है, तो लिथियम का जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा कुव्वत से इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच के रख रहा होगा या आसानी से लूज कर देगा, ज्यादा कुव्वत से खींच के रख रहा होगा एज कंपेयर टू सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है, आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन, सोडियम के आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस से क्या हो गया, थोड़ा दूर हो गया, तो यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके ऊपर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपने यार इसके अंदर आपका चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट हो गया फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर चैप्टर 12 स्टार्ट नहीं हुआ, आपने 13 करवा रहे हैं आपको। अच्छा देखो आपने ना फिर भी एक मेरी बात सुना, आपने ना वो पढ़ा होगा मैट्रिक क्लास के अंदर कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ पढ़े कभी, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन निकालने का फॉर्मूला होता है बिटवीन 2 चार्जेस, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब मैं ज्यादा लंबी नहीं करता, सिर्फ इतना बताता हूँ कि कूलम्स लॉ बोलता है कि अगर डिस्टेंस बढ़ता जाता है 2 चार्जेस के दरमियान में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्जन हो, डिस्टेंस के बढ़ने की वजह से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन कम होती जाती है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर क्या होगी, ज्यादा। यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ गया, 3 शेल हो गए, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम। यहाँ पर डिस्टेंस और बढ़ गया तो और कम हो जाएगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पोटेशियम के नीचे आएगा रुबीडियम, उसके पास 5 शेल, सीजियम के पास 6 शेल और फ्रेंशियम के पास 7 शेल। तो होगा क्या कि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से और ज्यादा क्या होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, जिसकी वजह से जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन, बेटा सुनो, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के दूर हो जाएंगे उतना ज्यादा उनको निकालना आसान हो जाएगा कि मुश्किल हो जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन जो होगा न्यूक्लियस से दूर होगा उसको निकालना आसान हो जाएगा। अगर कोई क्या नाम है, लेट से मैं बताता हूँ, सपोज कर लो कि अगर कोई शख्स अपने रूट से जुड़ा हुआ है, अपने कल्चर से जुड़ा हुआ है, अपने दीन से जुड़ा हुआ है लेट से, और उसको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ अपने दीन से, तो उसको बहकाना काफी मुश्किल है या उसको बिगाड़ना काफी मुश्किल है लेट से। लेकिन अगर एक शख्स है वो अपने दीन से काफी दूर हो चुका है तो उसको गुमराह करना क्या हो गया, लेट से आसान हो गया, क्योंकि वो अपने रूट से दूर हो चुका है। सही ना, तो यही सीन है यहाँ पे भी कि लिथियम का जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस के बहुत करीब है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा है। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी एज कम्पेयर टू पोटेशियम के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम मेहनत करना पड़ेगी। अब देखो एक बात समझाओ, एक बात मुझे बताओ, लिथियम का ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, पोटेशियम का ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, एनर्जी कहाँ पर ज्यादा रिक्वायर्ड होगी? लिथियम का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड है, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लिथियम का, क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास है, तो इसका इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। इसके इलेक्ट्रॉन ऐसा है जैसे शेर के मुंह से आपने निवाला छीनना है, तो इसके पास से इलेक्ट्रॉन छीनना भी ऐसा ही है कि आपने बड़ी मुश्किल से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है। आप जितना मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना, उतना ज्यादा क्या देना पड़ेगी, उतना ज्यादा हीट एनर्जी देना पड़ेगी, उतना ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम की क्या होगी, ज्यादा, और सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल सोडियम का क्या हो जाएगा, कम, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए। और सिर्फ पोटेशियम के वाले इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, और कम। इस तरह इससे नीचे आओगे, रुबीडियम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, और कम, फिर सीजियम के लिए और कम, फ्रेंशियम के लिए और कम। बात समझ में आ गई? अच्छा,
अब यहाँ पर जरा हम लोग बात करते हैं किस चीज की, लेफ्ट टू राइट, बेरिलियम, मैग्नीशियम और फिर उसके बाद कैल्शियम। देखो देखो भाई बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर मैं बेरिलियम की बात करता हूँ तो बेरिलियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब बेरिलियम के ऊपर न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज है, +2। बेरिलियम के न्यूक्लियस के ऊपर +2 का चार्ज होता है, या हम इसको बोल सकते हैं कि इसके न्यूक्लियस के पास इतनी पावर है। अब लिथियम के न्यूक्लियस के पास कितनी पावर थी, +1 की पावर थी लिथियम के न्यूक्लियस के पास। शेल दोनों के पास कितने हैं, शेल दोनों के पास 2-2 हैं। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि लिथियम का जो न्यूक्लियस है वो +1 की ताकत से अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच रहा है, और बेरिलियम का जो न्यूक्लियस है वो +2 की ताकत से अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच रहा है। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के और ज्यादा करीब हो रहे हैं। जब इसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के और ज्यादा करीब हो रहे हैं तो इसके पास से इलेक्ट्रॉन निकाल लेना और मुश्किल हो जाएगा एज कंपेयर टू लिथियम। बात समझ में आ गई। इसे ना मैग्नीशियम के पास आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मैग्नीशियम के पास जो एटॉमिक चार्ज है वो कितना है, सॉरी इसके न्यूक्लियस पे जो नेट चार्ज है वो कितना है, +2। सोडियम के न्यूक्लियस पे नेट चार्ज था +1। सोडियम +1 की ताकत से अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच रहे हैं, और मैग्नीशियम +2 की ताकत से अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच रहे हैं। दोनों के पास 3-3 शेल है। नतीजा क्या हुआ है, नतीजा ये हुआ है कि मैग्नीशियम का जो एटॉमिक साइज है वो क्या हो गया, और छोटा हो गया है एज कंपेयर टू किसकी साइज, सोडियम के एटॉमिक साइज। तो इसी वजह से मैग्नीशियम के पास से इलेक्ट्रॉन निकाल लेना, वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल हो जाएगा एज कंपेयर टू सोडियम। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और फिर उसके बाद अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना तो और मुश्किल हो जाएगा। क्यों, मैं बताता हूँ। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या होगा कि मैग्नीशियम के ऊपर +1 का चार्ज आ जाएगा, और मतलब उसने क्या कर लिया, कैटाइन बन गया मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम ने और ज्यादा अपने इलेक्ट्रॉन को, इस वाले इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा करीब कर लेना है। बात समझ लो कि एक नहीं मैं वो एग्जांपल नहीं दे रहा, छोड़ो वो खराब हो जाएगी। लेकिन चलो मैं बोल रहा हूँ, एक अम्मा है, लेट से एक अम्मा है, उनका ना एक बच्चा वो हो गया, खुदा ना खासा कहीं खो गया, लेट से उनके पास 2 बच्चे थे। एक बच्चा चला गया, वो दूसरे बच्चे को कैसे रखेंगे अपने पास, और ज्यादा खींच के रखेंगे, उसको कोई जान नहीं देंगे, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे वगैरह वगैरह। तो ऐसा कुछ चल रहा है मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम क्या कर रहा है, मैग्नीशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर खुदा ना खासा लॉस कर देगा, तो मैग्नीशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद बोलेगा इस वाले इलेक्ट्रॉन को मैं कहीं नहीं जाने दूंगा, बचा के रखूंगा। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना और ज्यादा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। सिमिलरली कैल्शियम है, कैल्शियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में। अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना और ज्यादा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो ये पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना, वो कहलाती है फर्स्ट आईपी, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कहलाती है सेकंड आईपी। तो फर्स्ट आईपी अगर कम है तो सेकंड आईपी अल्टीमेटली बहुत ज्यादा हो जाती है। बात समझ रहे हो। तो ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा था मैं। यहाँ पे सिर्फ इतना लिख रहा हूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है, डिक्रीज ना यार। देखो ऊपर से नीचे आते हुए इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान से आसान तर होता जा रहा है, तो कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टॉप टू बॉटम पे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और यहाँ पे लेफ्ट टू राइट, सॉरी, डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़े एंड इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो बस ये समझाना था। आज की क्लास यहाँ पे बेटा एंड करते हैं, और फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।